गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज की अपनी जो क्लास है पीवाईक्यू सीरीज की, इसमें हम लेक्चर नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और लेक्चर नंबर 6 में अपना जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है उसका पेपर 2018 का अपन सॉल्व करेंगे। और इस 2018 के पेपर में अपने को टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पेपर के। अब तक की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर से देखें आप उनको। 2024, 2023, 2022, 21, 20 और 19 ये पेपर्स अपने यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे हो तो जरूर से उनको देखें और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें। देखिए, इस पेपर में आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 2018 का, ये पहला क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट of a partner, plant is shown in the books of 50,000. It is increased by 5,000. Prepare journal entry for it. अपने को जर्नल एंट्री बनानी है। प्लांट अपने को 50,000 का बुक्स में शो कर रखा है और इसकी वैल्यू 5,000 इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को एंट्री बनानी है, तो एंट्री बन जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट, ये हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। तो यहां पर हमारी एंट्री बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। आप जानते हैं जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और असेट्स की वैल्यू जब भी रिड्यूस होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट होता है इंक्रीज होने पर तो रिवेल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। रिवेल्यूएशन अकाउंट का नेचर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखें इसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है इसका नेचर। यानी कि इससे अपने को प्रॉफिट लॉस पता चलता है। रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज का जब अपन करते हैं तो हमें इसका प्रॉफिट लॉस पता चलता है। इसलिए आपको याद रखना है कि रिवेल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और रिवेल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एक एंट्री आपसे जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, जब आप रिवेल्यूएशन वाले टॉपिक को अच्छे से करेंगे तो रिवेल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री आपको अच्छे से तैयार रखनी है, यह आपसे पूछी जाएगी। चलिए, इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अपन पेपर 2018 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ मेथड्स फ्रॉम विच शेयर ऑफ प्रॉफिट अ डिसीज्ड पार्टनर इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि कोई भी पार्टनर जो रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट पर उस पार्टनर का जो है उसको पेमेंट करने के लिए जो जो प्रॉफिट हम उसको देते हैं वो प्रॉफिट हम किस तरह से शेयर कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो पार्टनर है, हम्म, कोई भी जो पार्टनर है फर्म में रिटायरमेंट लेता है, तो रिटायरमेंट पर उसका जो प्रॉफिट बनता है करंट ईयर का वो अपन उसको किस तरह से देते हैं, कौन से मेथड होते हैं। तो ये दो मेथड है, इन दो को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। द नेम ऑफ द मेथड्स कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। इसमें क्या होता है बच्चों, अपने को बैलेंस शीट की डेट दी हुई होती है। ठीक है, 1 अप्रैल से हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है, और आगे की जिस डेट पर वो उसकी डेथ होती है वहां तक का अपने को प्रॉफिट निकालना होता है। इसको हम बोलते हैं करंट ईयर्स प्रॉफिट। और आप अपनी नोटबुक के अंदर या कॉपी के अंदर इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। करंट ईयर का प्रॉफिट किसी पार्टनर को जब हम देते हैं तो कौन कौन से तो उसके मेथड्स होते हैं और उसके कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो दो मेथड इसके होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बेसिस
टाइम बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग अपन प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट अपन ले लेते हैं, तो लास्ट करंट ईयर का प्रॉफिट लेते हैं लास्ट ईयर का, उसको फिर अपन करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 60,000 रुपए, और उस पार्टनर की जो है मान लो डेथ होती है 1 जुलाई को, तो अपने को 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है, 3/12, और किसी पार्टनर का हिस्सा अगर 3/6 है तो उसका हिस्सा इस तरह से निकालते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग निकालते हैं वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपको, जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे देगा कि 10,000 था, और लास्ट ईयर की आपको सेल्स दे देगा कि लास्ट ईयर की सेल्स इतनी थी, 1 लाख रुपीज, और करंट ईयर की जो सेल्स है वो 60,000 रुपए है करंट पीरियड की, इस 1 अप्रैल से लेकर 31, जो 30 जून है, जिस डेट पे उसकी डेथ हो रही है वहां तक की अपने को सेल्स दे देगा। तो करंट पीरियड की जो सेल्स देगा उसको अपन इस तरफ लिखते हैं, लास्ट ईयर की सेल्स को अपन नीचे लिख देते हैं, और लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इधर लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा करंट पीरियड का जो प्रॉफिट है वो 6,000 आ जाता है, और उसमें से हम रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालकर एंट्री कर लेते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से टिक कर लेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट्स। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, उनको अपन सॉल्व करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे, एक बार अपन पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जितने भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको अच्छे से अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई क्या? बताइए बच्चों, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। X, Y and Z sharing profits in the ratio of 3:1. The balance sheet as on 31st March 2017 as follows. कैश एट बैंक बैलेंस शीट अपने को 31 मार्च की दे रखी है। कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, क्रेडिटर्स, पार्टनर्स की कैपिटल अपने को गिवन है यहाँ पे। यहाँ पर जेड फर्म से रिटायरमेंट लेता है, और जेड के रिटायरमेंट होने पर जो एक्स और वाई बचेंगे फर्म के अंदर, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4 डिसाइड होता है। फिर आगे इन्होंने बोला फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी मशीनरी की वैल्यू अपने को 10% रिड्यूस करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है बाय और एक होता है अप टू। अप टू का मतलब होता है तक, यानी कि 10% तक कम करना है या 10% से कम करना है, इस तरह से वर्ड लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये है आपका 10% कम करना है, तो डायरेक्ट आपको 10% निकालना है मशीनरी का, और मशीनरी देखो आपको यहां दे रखी है 40,000, और इस 40,000 का अपन क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे, और 10% हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद में स्टॉक का वैल्यू आपको, स्टॉक इज रिड्यूस टू, ये टू का मतलब यहाँ पर अप टू है, 28,000 तक इसको रिड्यूस करना है। तो देखिए स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 का, 30,000 का स्टॉक दे रखा है, और आपको बोला गया है कि आपको जो है इसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है। कहां तक रिड्यूस करनी है? रिड्यूस आपको करनी है 28,000 तक का, तो 28,000 तक आपको कम करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि कितना अमाउंट आपको रिड्यूस करना है। आपको अमाउंट रिड्यूस करना है 2,000, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 28 तक आपको रिड्यूस करना है। तो कितना रिड्यूस करेंगे कि 28 रह जाए? तो 2,000 अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको भी अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। आगे बोला कि एक्स एंड वाई एग्रीड that their capital will be adjusted in the new profit sharing ratio by bringing in cash or पेइंग कैश टू द पार्टनर्स। मतलब
एक्स और वाई की जो कैपिटल है वो उनके न्यू रेशो में करनी है। ठीक है, इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट टिक करेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर अपने को एक्स और वाई की जो कैपिटल रहेगी उसे न्यू रेशो में करना है, और उसके लिए किसी पार्टनर को कैश लाना होगा या कैश ले जाना होगा, तो वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसके बाद में है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 54,000। पार्टनर्स की जो गुडविल है वो 54,000 पे यहां पर डिसाइड होती है, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, और गुडविल के वैल्यूएशन में से अपने को रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालना है और उसकी अपने को एंट्री करनी है। फिर आगे बोला कि जेड इज पेड 8,000 ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब जेड का जितना भी अमाउंट ड्यू बनेगा, ड्यू होगा, उसमें से 8,000 तो अपन उसको पेमेंट कर देंगे, और बाकी जो बचेगा उसे हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिवेल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। अपने को जो है यहां पर तीनों अकाउंट बनाने हैं, रिवेल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो वन बाय वन करके एक एक चीज को अपन समझते हैं। रिवेल्यूएशन के ये दो पॉइंट है, आपको पता है मशीनरी की वैल्यू 40,000 थी, और इसका अपने को 10% यानी कि 4,000 रिड्यूस करना है, तो ये रिवेल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। स्टॉक की वैल्यू अपने को ये भी 2,000 कम करनी है, 30,000 थी और 30,000 से 28,000 रखनी है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट रिवेल्यूएशन के हैं और इन दोनों को हम रिवेल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो देखिए ये हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। रिवेल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसे हम डेबिट साइड में शो करते हैं, और असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसे हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो दोनों ही पॉइंट हमारे पास डेबिट में आने वाले हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे 4,000 और 2,000 डेबिट साइड में लिख लेंगे। तो 6,000 हमारा टोटल हो जाएगा, और इस 6,000 को हम यहाँ पर लॉस के रूप में लिखेंगे, और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड में उनका जो ओल्ड रेशो था 3:1 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें, आपको पता होना चाहिए, आप इसको नोट कर लेंगे, ये जो लॉस होता है इस लॉस को बोलते हैं रिवेल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये ध्यान रखना है इस बात को। एक एंट्री पूछ सकता है आपसे कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, उसमें से जेड रिटायरमेंट लेता है, उनका ओल्ड रेशो इतना है, और रिवेल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस इतना है, एंट्री बताओ। ठीक है, तो एंट्री आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको याद होना चाहिए रिवेल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का टोटल कम होता है, तभी तो लॉस होता है। और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो और डेबिट का टोटल कम हो तो हम यहां पर प्रॉफिट लिखते हैं और प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब प्रॉफिट आएगा तो रिवेल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, रिवेल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर लॉस होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये रिवेल्यूएशन अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अच्छा ये बताइए रिवेल्यूएशन अकाउंट सबको क्लियर हो गया क्या? फटाफट कमेंट कर दीजिए जल्दी से, रिवेल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके मैं आपको एक एक चीज ध्यान से समझा रहा हूं और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी 38,000, 30,000 और 20,000। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये जो पार्टनर्स का जो बैलेंस बीडी होता है ये पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होती है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग कैपिटल होती है हमें बैलेंस शीट में दी हुई होती है। एक बार मैं आपको वापस बैलेंस शीट पे लेके चल रहा हूं और ये अमाउंट आपको वहां पर शो करता हूं। देखिए ये वाली जो कैपिटल आपको बैलेंस शीट के अंदर दी हुई होती है इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। तो इसे हम यहां लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी। एक सेकेंड, ये रहा। बाय बैलेंस बीडी के नाम से इसको यहां पर लिख लेंगे।
रिवेल्यूएशन अकाउंट का कोई प्रॉफिट था नहीं, इसलिए क्रेडिट में कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन लॉस था तो वो डेबिट में आएगा। और टू रिवेल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में अपने को लॉस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3, 2 और 1, जो 6,000 का लॉस था वो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व पी&एल अकाउंट कुछ भी नहीं था, तो वो यहाँ पर आएगा नहीं। बस एक एडजस्टमेंट गुडविल का था, और गुडविल का एडजस्टमेंट सीखने के लिए अपन वर्किंग नोट पे चलते हैं एक बार पहले, और वर्किंग नोट से गुडविल की एंट्री को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां हमारे पास ये वर्किंग नोट बना हुआ है। सबसे पहले तो देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू रेशो एक्स और वाई का दे रखा है। तो आपको पता है गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो 5/9 और 3/6, इस तरह से आप निकाल लेंगे। 1/18, और इधर से हो जाएगा 2/18। इसका मतलब गेनिंग रेशो हो गया 1:2। ठीक है, अब 1:2 गेनिंग रेशो आ गया। आपको पता है गेनिंग रेशो क्यों निकालते हैं? फायदे का अनुपात इसलिए निकालते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल अपन, जो दोनों पार्टनर है रिमेनिंग, वो इसी हिस्से में उसको बियर करते हैं, वहन करते हैं। तो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, तो जेड का पहले शेयर निकालेंगे। फॉर्म की गुडविल 54 आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, और 54 का 1/6 निकालेंगे। तो जो 3, 2 और 1 था उसमें जेड का शेयर 1/6 था, तो 1/6 निकालते हैं 9,000 हो जाएगा। और 9,000 को हम क्या करेंगे, 1:2 में डिवाइड करेंगे। ये हमारा गेनिंग रेशो है। जब अपन इसको 1:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 3,000 और 6,000। अच्छा, डिवाइड कैसे करेंगे आपको पता ही है, 9,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो इस तरह से 3,000 और 6,000 आ जाएगा। और एंट्री बनाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर को हमेशा क्रेडिट करना है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर हमेशा अपना हिस्सा लेकर जाता है, और जब अपना हिस्सा लेकर जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जेड कैपिटल अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, और एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो आपको एंट्री पता चल चुकी है। इसकी फॉर्मेट एंट्री आपको अच्छे से याद है। फॉर्मेट एंट्री इसकी होती है, इसकी जो फॉर्मेट एंट्री है वो यही होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो पार्टनर रिमेनिंग है फर्म के अंदर उनको डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है, इसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। हमने एक्स और वाई को डेबिट किया था, इसलिए एक्स और वाई की डेबिट साइड में टू जेड कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। एक्स और वाई दोनों डेबिट थे, इसलिए डेबिट साइड में अपोजिट अकाउंट का नाम आता है जेड कैपिटल अकाउंट। और जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसलिए जेड के अपोजिट में नाम आ जाएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमारा क्रेडिट का टोटल 29, 1,000 माइनस करेंगे, 28,000 का बैलेंस शीट आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, 29 हो चुका, अब इधर का टोटल 30, और 30 में से आप ये 8,000 माइनस कर लोगे 22, और 38 में से ये 6 माइनस हो जाएगा, तो 32 इसका आ जाएगा बैलेंस सीडी। इस बैलेंस सीडी को अपन यहां पर ले आएंगे बाय बैलेंस बीडी के रूप में। अब पहले जेड का करते हैं। जेड का 28,000 है। ठीक है, जेड का कितना है, 28,000, और 28,000 में से अपन 8,000 का पेमेंट कर देते हैं, जो क्वेश्चन में अपने को बोला था। याद है आपको? एक बार क्वेश्चन पे ले चलता हूं, ये रहा। जेड को 8,000 का पेमेंट करने के लिए बोला था, और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला था। तो हम क्या करेंगे, 8,000 तो उसको पेमेंट कर देंगे, और बाकी 20,000 जो है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसके बाद में अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, और कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए एक बार अपन क्या करते हैं, बैलेंस शीट वर्किंग नोट पे वापस चलेंगे। आपको पता है एक्स की एडजस्टेड कैपिटल 32,000 अपन ने यहां से निकाली है। ठीक है, और वाई की एडजस्टेड कैपिटल अपने 22,000 यहां से निकाली है। ये दोनों अमाउंट आपको याद रखने हैं, एक्स की एडजस्टेड कैपिटल 32 और वाई की एडजस्टेड कैपिटल 22। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन वर्किंग नोट पे। ये रहा आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या करोगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, वाई सॉरी एक्स और वाई की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसे आप टोटल करेंगे। पहले तो टोटल कर लिया 54,000,
इसे न्यू रेशो में करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को न्यू रेशो में रखेंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल अलग से तो दे नहीं रखी कि फर्म की नई कैपिटल इतनी रहेगी। जब नहीं बोला गया हो तो अपने को क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल का टोटल कर लेना है, और इस टोटल जो एडजस्टेड कैपिटल का जो टोटल आया है इसे ही हम न्यू कैपिटल बोलेंगे। और इस न्यू कैपिटल को जो हमारा न्यू रेशियो था 5:4 उसमें डिवाइड कर देंगे। तो 54,000 का 5/9 हो जाएगा 30,000, और वाई की कैपिटल हो जाएगी 24,000। ठीक है, जो 54 था उसे हमने 5:4 में डिवाइड कर लिया, तो एक्स की न्यू कैपिटल आ गई 30,000 और वाई की न्यू कैपिटल आ गई 24,000। इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यहां पर सेकंड पार्ट में टू बैलेंस सीडी के रूप में लिखेंगे 30,000 एंड 24,000। ये बाई बैलेंस सीडी तो हमारा हो ही चुका था, अब यहाँ टू बैलेंस सीडी लिख लेंगे 30,000 एंड 24,000। अब आपको पता है एक्स का जो क्रेडिट का टोटल है 32 है, और अपने को रखना 30,000 है। इसका मतलब 2,000 का एक्सेस अमाउंट है, हम ये एक्स को पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और वाई का जो है 24,000 कैपिटल अपने को रखना है, और जबकि इसकी एडजस्टेड कैपिटल 22,000 है, तो 2,000 इसका कम पड़ रहा है, तो ये पार्टनर लेकर आएगा बाय बैंक अकाउंट। यानी कि ये अमाउंट वाई जो है फर्म के अंदर लेकर आएगा, 2,000 उसकी कैपिटल में कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया क्या अच्छे से सबको। ऑल राइट, अब अपन इसकी बैलेंस शीट समझ लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले अपन चलते हैं इधर लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स 12,000 का आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा है, इसलिए आपको इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। जेड्स लोन अकाउंट 20,000। ठीक है, जेड का जो लोन अकाउंट है वो 20,000 है, जो भी अपन ने कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर किया है, यहाँ पर ये देखो ये वाला अमाउंट। जेड का जो अमाउंट है 20,000 लोन के नाम से है, उसको अपन यहाँ पर दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में। एक्स और वाई की जो न्यू कैपिटल थी वो यहाँ पर शो कर देंगे 54,000, टोटल हो जाएगा 86,000। मशीन की वैल्यू 40 थी, और 4,000 अपन रिड्यूस कर चुके हैं, तो 36,000 हमारी न्यू मशीनरी आ जाएगी। स्टॉक की वैल्यू 30 थी, उसमें से 2,000 माइनस कर चुके हैं, तो 28,000 आ जाएगा। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज डेटर वही रहेगा। अच्छा, बैंक का मैं आपको समझा देता हूं। बैंक में हमारे पास एक बार देख लेते हैं पुराना जो अमाउंट था बैंक का वो कितना था, वो 10,000 था। ठीक है, ये ध्यान रखना 10,000 का हमारे पास बैलेंस पहले से था। इसका मैंने एक वर्किंग नोट बना रखा है, वो मैं आपको वर्किंग नोट से समझा देता हूं कि बैंक का बैलेंस कैसे आएगा। ये रहा, बैंक का बैलेंस हमारे पास 10,000 पहले से था। 2,000 वाई की जो कैपिटल कम पड़ रही थी वो लेकर आया था, अपन ने कैपिटल अकाउंट में देखा था। एक बार वापस ले चलता हूँ, ये रहा 2,000 का अमाउंट बाय बैंक अकाउंट वाई लेकर आया था। ठीक है, कम पड़ रहा था उसकी कैपिटल में, तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो 12,000, उसमें से 8,000 का पेमेंट तो हमने कर दिया जेड को, और 2,000 का पेमेंट कर दिया अपन ने एक्स को। जो एक्स है उसकी कैपिटल एक्सेस अमाउंट था 32,000 था, और हमें रखना 30,000 ही था, तो 2,000 रुपये उसके ज्यादा थे, वो हमने उसको पेमेंट किया था टू बैंक के नाम से, इसलिए ये भी कम हो जाएगा। और 8,000 हमने जेड को पेमेंट किया था। तो इस तरह से हमारे पास 12,000 का जो अमाउंट अवेलेबल था उसमें से 10,000 कम कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा बैंक का वो बचेगा आपका 2,000। बैंक का बैलेंस हो जाएगा 2,000। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट का असेट्स का टोटल भी 86,000 कंप्लीट आ जाएगा। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3,
और ये जो हमारा पेपर है 2018 का, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से अगर क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट, सबको क्लियर है क्या यहाँ तक का? ऑल राइट। तो चलिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लासेज आपकी रेगुलर रहेगी, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। और रेगुलरली आपको अच्छे से इसको देखना है। और अपनी एक जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, टी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से, इस पे अपनी एक अभ्यास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। और उस अभ्यास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे जो पेपर्स हैं वो आगे के सारे अपलोड होंगे, और आप उनसे भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो पेपर आपको अपने उस पे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, अभ्यास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। और वहां से आप पेपर आपकी मोबाइल स्क्रीन में खुल जाएगा, और अपनी कॉपी के अंदर एक निर्धारित समय के अंदर आप उस पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका इवेल्युएशन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना काफी है।